राजेश जोशी मेरी समझ से समकालीन कवियों में अपनी भाषा, अपने शिल्प के अनूठेपन, अपने कहन के अंदाज और अपनी किस्सा गोई के लिए, कविता में किस्सा गोई के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनको पढ़ते हुए कई बार ऐसा लगता है कि हिंदी में जिन कवियों ने मुक्त छंद को बखूबी साधा है, उसमें राजेश जोशी प्रमुख हैं। साथ ही साथ उनकी कविता अपने पाठकों से जैसे एक अंतरंग बातचीत कर रही है। वो बातचीत नहीं जो एक मंच पे होती है, वह बातचीत जैसे कि वह आपके बगल में बैठी हो और आपके कंधे पर हाथ रख के आपसे पूछ रही हो, आपसे बतिया रही हो, आपके अनुभवों से अपने अनुभवों को एक तरह से उसको प्रामाणिकता वेरीफाई कर रही हो। मैं जब भी राजेश जोशी को पढ़ता हूँ तो मुझे एक बड़ी आत्मिक शांति महसूस होती है। एक ऐसी आत्मिक शांति जो अपने बहुत ही करीबी, बहुत ही अपने किसी व्यक्ति के साथ बैठकर बोलने बतियाने में होती है। दो पंक्तियों के बीच यह जो कविता है, जो कि शीर्षक कविता है, इसको कई दृष्टियों से हम देख समझ सकते हैं। कविता शब्दों के माध्यम से लिखी जाती है। शब्दों को एक क्रम दिया जाता है जिसको व्याकरण में हम पद क्रम कहते हैं, और उस पद क्रम से उस शब्द का अर्थ निर्धारित होता है। और यह जो कविता का अर्थ निर्धारण है, उसमें शब्द के क्रम की, उसके आरोह अवरोह की, उसकी गति, उसकी लय, उसकी ताल, उसके उद्धरण चिन्ह, उसके विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये कविता इन सभी के समग्र प्रयासों से साकार होती है। फिर भी कविता में उन पंक्तियों के साथ कुछ शेष जगहें भी होती हैं। ये शेष जगहें क्या हैं? ये आशय क्या है? जिन अभिप्रायों की ओर कवि आपको ले जाना चाहता है, वे क्या हैं? इसे इन पंक्तियों के माध्यम से, जो दो पंक्तियों के बीच कविता की पंक्तियां हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। कविता की दो पंक्तियों के बीच मैं वह जगह हूं जो सूनी सूनी सी दिखती है हमेशा। ऐसा लग रहा है कि कविता अपने बारे में बता रही है, आपसे बता रही है, और बड़े एकांत और आत्मीय क्षणों में आपसे बता रही है। क्या बता रही है? कि जो दो पंक्तियों के बीच में वह जगह है, मैं वह जगह हूं जो सूनी सूनी सी दिखती है हमेशा। एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति के बीच में कुछ जगह तो होती ही है, और वहां पे कोई शब्द, कोई अक्षर नहीं होते हैं। तो वो जो जगह है वो क्या है? इसको हम अनेक रूपों में देख सकते हैं। जैसे जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो कविता को पढ़ते समय एक एक शब्द एक बहुत ही वृहद और ऐतिहासिक अर्थ परंपरा से गुजरता हुआ हमारे बीच उपस्थित होता है। उसमें हम ये मानते हैं कि कवि ने अपने अनुभवों को सिरजा है, उसमें कवि ने अपने अनुभवों को सहेजा है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हो सकता है कि कवि जो कहना चाह रहा था, उन शब्दों के माध्यम से, उन शब्दों के पदानुक्रम के माध्यम से, उन पंक्तियों के माध्यम से शायद वो न कह पाया हो, और जो वो कुछ छूट गया है वो उसी पंक्ति के आसपास कहीं बिखरा हुआ हो, कहीं भटक रहा हो, और उस छूटी हुई जगह में उसकी उपस्थिति का भान एक सजग पाठक को होता है। तो कवि जो कहना चाह रहा था, हो सकता है
वह अपने आशयों और अभिप्रायों को उन शब्दों के माध्यम से, जिन शब्दों के माध्यम से कविता की पंक्तियां रची गई हैं, शायद पूर्ण रूप में प्रकट न कर पाया हो। और वह जो उसकी अपूर्णता है वह उन खाली जगहों में फैली हुई है। जब तक आप उस खाली जगह को नहीं पढ़ लेंगे तब तक कवि का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होगा, उसके आशय से आप दूर रह जाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो जब आप कविता को पढ़ रहे होते हैं तो पता नहीं किस अर्थ परंपरा से कवि ने उस शब्द को लिया होगा और आपकी कविता में, आपके अध्ययन के लिए, आपके आस्वादन के लिए उसने पिरो दिया हो। लेकिन एक दूसरी परंपरा भी उसकी है, एक परंपरा नहीं होती। तो ये जो दूसरी परंपरा है, एक अर्थ है जो आपका अपना अनुभूत है, जो आपकी अपनी परंपरा से आपको प्राप्त है, वह भी उन पंक्तियों के साथ आपके जहन में उसी तरह से मंडराने लगता है, उसी तरह से घूमने लगता है। और जब आप कविता को पढ़ रहे होते हैं तो उन खाली जगहों में कवि का अभिप्रेत अर्थ भी होता है और आपका प्राप्त अर्थ भी होता है, और इन दोनों अर्थों के सम्मिलन से काव्यार्थ आपको प्राप्त होता है। यह है दो पंक्तियों के बीच की कहानी। अब इन दो पंक्तियों के बीच की इस कहानी का कुछ सैद्धांतिक पक्ष भी है। संरचनावादी विचारकों ने भी इस पर बहुत काम किया है कि शब्द भाषा से अर्थ ग्रहण कैसे होता है, अर्थ कैसे प्राप्त होता है, और यह जो अर्थ प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको संरचनावादियों ने, उत्तर संरचनावादियों ने, विखंडनवादियों ने अलग अलग ढंग से विश्लेषित किया है। इसमें एक बड़ा नाम फ्रांस के विचारक रोला बार्थ का है। रोला बार्थ एक जगह कहता है कि एक साहित्यिक का सबसे बड़ा अपराध यह है कि वह पाठक को यह कहकर पथभ्रष्ट करे कि भाषा कोई साफ सुथरा पारदर्श माध्यम है जिसके द्वारा सच्चाई यथा तथ्यता का बखान किया जा सके। यानी भाषा इतनी पारदर्श नहीं होती कि वह यथा तथ्य चीज़ों को आपके सामने परोस दे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भाषा बताती कम है, छिपाती ज़्यादा है। और आलोचना का कौशल क्या है, पाठक का आनंद क्या है कि वह उस छिपे हुए अर्थ को खोज निकालता है, और वह जो छिपा हुआ अर्थ है वह जब उसको खोज कर बाहर लाता है तो जो उसको आनंद की अनुभूति होती है वही काव्य के आस्वाद का आनंद है। रोला बार्थ आगे कहता है कि जब हम किसी सामने के सुस्पष्ट अर्थ से आगे बढ़ते हैं, यानी जब हम अभिधार्थ से आगे बढ़ते हैं, तो अनुगूंज उत्पन्न होती है। कोई संदर्भ, कोई संबंध, कोई लाक्षणिक प्रयोग, कोई संकेत, कोई इंगित, कोई अर्थ दर अर्थ व्याख्या, अर्थ दर अर्थ की धुंधली परछाई, पाठ का सीधा भोलापन टूटता है। जो बहुत भोली भाली पंक्तियां आपको लगती हैं और आपको लगता है कि इन पंक्तियों में तो शायद कुछ है ही नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान वह जो पंक्ति आपको बहुत मासूम, भोली और क्रूड शब्दों में कहें तो निरर्थक लग रही थी, जिसमें किसी तरह के अर्थ की, किसी महाअर्थ की गुंजाइश आपको नहीं दिख रही थी, वही पंक्तियां एक बड़े अर्थ के साथ, बड़ी बड़ी खूबसूरती के साथ वह गुंजायमान हो जाती हैं। वह कहता है कि पाठ का सीधा साधा भोलापन टूटता है और पंक्तियों के मध्य जो कुछ है वह भी मुखर हो उठता है। ये पंक्तियों के मध्य वहाँ भी आया है कि पंक्तियों के बीच जो कुछ है, यहाँ भी दो पंक्तियों के बीच है। तो पंक्तियों के बीच क्या है, वह जितना कवि ने सहेजा है, सिरजा है, उतना ही एक पाठक ने पाया है अपने काव्य के अध्ययन से, अपने दुनिया समाज के अध्ययन से, अपनी व्युत्पत्ति से। तो जो पंक्तियों के मध्य जो कुछ है वह मुखर हो उठता है। बार्थ कहता है कि इस पड़ाव पर गोया बखियां उधड़ने लगती हैं और पोशाक के अवकाश से देह झांकने लगती है। इसका बड़ा खूबसूरत वर्णन
कामायनी में आता है, जहाँ पर प्रसाद जी लिखते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। वो जो अधखुले का सौंदर्य है कि कुछ छिपा हुआ भी है और कुछ उघरा हुआ भी है, वह जो उघरा हुआ है, जो अध खुला है, यानी जो अध छिपा है, उसका जो सौंदर्य है, रोला बार्थ कहता है, इज नॉट द बॉडीज मोस्ट इरोटिक जोन देयर वेयर द गारमेंट लीव्स गैप। जहां पर आपके कपड़े की सिलन उघड़ गई है और वहां से अंग झांक रहा है, वह सौंदर्य है। आगे बढ़कर विखंडनवादी देरिदा ने भी कहा है कि जो पाठ का आंतरिक ढांचा है, जब तक वह टूटता नहीं है तब तक हमें नए अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। कृति का अर्थ वह नहीं है जो लेखक ने रचा है, कृति का वह अर्थ है जो व्याख्याकार रचते हैं। पाठ का कोई अंतिम और स्थिर अर्थ नहीं हो सकता है। अब इन संदर्भों को साथ में रखकर आप दो पंक्तियों के बीच की पंक्तियों से जुड़ने की कोशिश करें। कविता की दो पंक्तियों के बीच मैं वह जगह हूं जो सूनी सूनी सी दिखती है हमेशा। यही कवि की अदृश्य परछाई घूमती रहती है अक्सर। अभी मैंने कहा था कवि की अदृश्य परछाई, ये परछाई क्यों घूम रही है? कोई चीज घूम क्यों रही होती है? तो इसलिए घूम रही होती है कि जैसे अभी उसकी भूमिका पूरी नहीं हुई है, अभी उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। मंच पर वही होता है जिसकी अपनी पूरी भूमिका समाप्त नहीं हुई होती है और उसे अपनी भूमिका पूरी करनी होती है, यानी उसके भीतर थोड़ी सी बेचैनी होती है। जो नहीं कह पाया है, जो अनकहा रह गया है, उसको कह देने की एक उसके भीतर बेचैनी होती है। तो यही कवि की अदृश्य परछाई घूमती रहती है अक्सर। मैं कवि के ब्रह्मांड की एक गुप्त आकाशगंगा हूं। एक आकाशगंगा वह कविता है और दूसरी आकाश